संजय जी, पहले तो ये जो डेवलपमेंट दोनों गठबंधनों में हो रहे हैं, इस पर मैं चाह रहा हूं आपका विश्लेषण, और वो इसलिए क्योंकि एनडीए का कुनबा ऐसा लगता है अब बढ़ रहा है। टीडीपी आ रही है, त्रिपुरा वाली टीएमपी आ गई, इधर से आप देख ही रहे हैं कि बीजेडी से गठबंधन हो रहा है, और इधर मतलब मानक अभी भी आपको लग रहा है कि बढ़ रहा है, मतलब गजब बढ़ रहा है। हाँ, और इंडिया गठबंधन बढ़ टूट चुका रहा है, और इंडिया गठबंधन और टूटे जा रहा है। अब वहां से देखिए, वो उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि नहीं, बात नहीं बन पाएगी, नीतीश जैन तो गए ही गए। ये क्या कहता है, क्या इन दलों को अब ये हवा का रुख दिखाई देने लगा है क्या? बिल्कुल ये कह सकते हैं। अब जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, हवा का रुख दिख रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है कि ये जो कंटेस्ट है, एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, तो धीरे धीरे शायद तमाम पार्टियां ऐसी हैं जो या तो किसी के गठबंधन में नहीं थी, या उम्मीद बनाई हुई थी, कोशिश कर रही थी, या इंडिया गठबंधन में थी। उन्हें यह लगने लगा इंडिया गठबंधन के शायद के साथ रहने से 2024 के चुनाव में कोई खास भविष्य नहीं है, और इसी के लिए ज़्यादातर पार्टियां इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए गठबंधन ज्वाइन कर रही हैं। आपने कई पार्टियों का जिक्र किया। हाल ही में अगर आपने देखा, बीजेडी के साथ भी गठबंधन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर हम आंध्रा की बात करें तो टीडीपी के साथ गठबंधन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसी तमाम पार्टियां हैं जिसके साथ 2 महीने पहले उम्मीद नहीं हो रही थी। कम से कम अगर नीतीश कुमार का जिक्र करें तो कौन ऐसा उम्मीद कर रहा था कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़ करके और एनडीए गठबंधन में चले जाएंगे। और हमारी खबर तो ये है कि अकाली दल से भी बातचीत बहुत तेजी से चल रही है, क्योंकि किसान आंदोलन अब शांत हो गया है। अकाली भी हो सकता है बहुत जल्दी आ जाए। हाँ बिल्कुल। तो कुल मिला के संदेश बहुत साफ दिख रहा है। 2024 का जो चुनाव है थोड़ा धीरे 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 और अनइवन होता जा रहा है। पहले भी मुझे अनइवन ही दिखता था, और अनइवन दिखने की कई वजह थी। 224 सीटें ऐसी थी बीजेपी ने जिसको, जहां 50% से ज़्यादा वोट हासिल किए थे 2019 के चुनाव में। तो इलेक्टोरल अरिथमेटिक के हिसाब से भी दिखता था कि बीजेपी बहुत मजबूत है, और बीजेपी मजबूत है तो एनडीए मजबूत है। लेकिन डे बाय डे एनडीए और मजबूत हो रही है और एनडीए और कमजोर होता है। उद्धव ठाकरे नितिन गडकरी को ऑफर क्यों दे रहे हैं संजय जी? अब देखिए, कुछ चर्चाएं होती रहनी चाहिए, और ये हमेशा कोशिश रहती है अलग अलग पार्टियों का कि इसमें कुछ ह्यूमर भी है, कुछ सिंसियरिटी भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता मराठी अस्मिता वाला एंगल पे तो नहीं खेल रहे हैं उद्धव ठाकरे के? देखिए, नितिन गडकरी मराठा, इतना बड़े नेता हमारे महाराष्ट्र के, उनका अपमान हो रहा है। नहीं, उसका भी, वो भी एक तरह से इन्वोक करने की कोशिश हो रही है, मराठी अस्मिता। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि महाराष्ट्र की किसी भी सीट पर कोई की घोषणा नहीं हुई है। अगर अस्मिता या उनकी इंसल्ट की बात तब होती जब बीजेपी ने महाराष्ट्र में 10 सीटों की घोषणा कर दी होती, 5 सीटों की घोषणा कर दी होती, और उन सीटों में भी नितिन गडकरी का नाम नहीं होता, तब तो कुछ जरूर टीस होती। लेकिन न महाराष्ट्र में एक भी सीट की घोषणा हुई है, न बिहार में हुई है। हमें इस बात का अंदाज है कि दोनों राज्यों में बीजेपी को अपने गठबंधनों के बीच में जो सीट शेयरिंग है उसमें दिक्कत आ रही है। ये निश्चित रूप से मुझे लगता है हकीकत है। इस वजह से सीटों का ऐलान नहीं हुआ है महाराष्ट्र में, ना बिहार में। तो शायद कोशिश, एक वाक्य जोड़ सकता हूं, क्योंकि टेक्निकली मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से टिकट्स डिसाइड करती है। जैसे दिल्ली में भी हमारी दिल्ली की कोर कमेटी होती है, फिर परामर्श होता है अलग अलग लेवल पे। जैसे हमारी हर सीट पर मुझसे भी, मेरे जैसे कार्यकर्ता से ही परामर्श हुआ, फिर उसके बाद सेंट्रल कमेटी के पास जाती है, वहां की कोर कमेटी, फिर फाइनली सीसी में जाती है। महाराष्ट्र की तो कोर कमेटी की बैठक नहीं हुई। हमारी जो टेक्निकली हमारी कोर कमेटी है वो जब बैठेगी पहले, फिर उसके बाद परामर्श होगी, फिर आगे जाएगा। हम लोग पारिवारिक दुकान थोड़ी है। अब उद्धव जी की, अच्छा उद्धव जी का मजेदार है, कंगाल पार्टी देने की बात कर रहा है। आपकी कंगाली है और आप बोल रहे हैं आओ भाई मैं डिनर स्पॉन्सर करूंगा। अरे ऐसे आप ही को दे दे किशोर जी टिकट, आप ले लो, आप ले लो, आप भी नहीं लेने होते हैं। एक चीज और, अभी गुरदीप सप्पल कह रहे थे कि वो तो हमेशा से कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े उम्मीदवारों को चुनाव में उतारते आई है। क्या ये नया पैटर्न नहीं है क्या? क्योंकि इसकी चर्चा ज्यादा अभी तब से होने लगी है जब बीजेपी ने असेंबली इलेक्शन में अपने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को उतारा, तब इसकी चर्चा ज्यादा होने लगी। नहीं, मुझे लगता है गुरदीप जी जो कह रहे हैं वो भी बिल्कुल मतलब हकीकत है। क्योंकि अगर आप पिछले चुनाव को भी देखें, आपने जिन नामों का जिक्र किया, आपने दिग्विजय सिंह का जिक्र किया, आपने कमलनाथ तो चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन तमाम ऐसे जिन नामों का स्पेकुलेशन हो रहा है इस वक्त, क्योंकि गुरदीप जी कह रहे हैं कि कई राज्य ऐसे हैं जहां जिनके उम्मीदवारों के बारे में स्पेकुलेशन हो रहा है, चर्चा हो रही है, लेकिन मीटिंग नहीं हुई है। तो सच मुझे भी लगता है कि कोई नई बात नहीं है। बड़े बड़े नाम को हर पार्टी उतारना चाहती है, उतारना इसी के लिए चाहती है क्योंकि पार्टी को लगता है इन बड़े नाम के सहारे कुछ सीटों में जीत हासिल हो सकती है। और आपका टेक क्या है? राहुल गांधी को अमेठी से लड़ना चाहिए? मतलब मैं
इसलिए कि परसेप्शन एज अ विश्लेषक, एज अ कमेंटेटर, देखिए, अगर आपको लगता है कि अगर नहीं लड़े तो गलत संदेश जाएगा? हाँ, मानक जी, अगर स्पेकुलेशन के हिसाब से देखें, जिसकी चर्चा आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में की कि ऐसा लग रहा है राहुल गांधी शायद अमेठी से भी लड़ सकते हैं, राहुल गांधी शायद रायबरेली से भी लड़ सकते हैं और वायनाड से भी लड़ सकते हैं, तो मैं तो नहीं, अमेठी रायबरेली में एक, तो मैं तो ये कहने वाला था कि कितनी जगह से लड़ाओगे एक कैंडिडेट को। तो वायनाड से मुझे लगता है लड़ना चाहिए राहुल गांधी को, क्योंकि वो उनकी सीट है, उस 5 साल वहाँ के वो सांसद रहे हैं, उनकी जनता, उनके जो वोटर हैं, उनको कुछ न उस पर भरोसा होगा। अब अमेठी में एक कॉल लेने की ज़रूरत है। हाँ, मुझे लगता है कि शायद एक टफ कंटेस्ट भी हो तो भी लड़ने की ज़रूरत है क्योंकि एक हार से आपको इतने निराश होने की ज़रूरत नहीं है, लड़ना चाहिए, क्योंकि न लड़ने से गलत संदेश जाएगा। अनुपम